नमस्कार दोस्तों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था जो पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 2 वाला जो टॉपिक है। तो इसमें जो पेपर आया था 2024 का मेंस का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो राजकोषीय नीति से, मौद्रिक नीति से, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली, इसमें से, गरीबी से, बेरोजगारी से, और विदेशी व्यापार से, और आईएमएफ से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। टोटल 7 क्वेश्चन आए, जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने थे, जैसे कि 10 मार्क वाले में अथवा रहता है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप देखिए कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं। ठीक है, 8 टॉपिक हैं और सब टॉपिक मिला लें तो अगर उसको हम दो गुना करते हैं तो लगभग 16 टॉपिक हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक रिपीट नहीं होता है। एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। ठीक है, कभी गाहे बगाहे हो गया तो अलग बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता है। अब राजकोषीय नीति से 2 मार्कर में भी पूछ सकता है, 10 मार्कर में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जैसे आईएमएफ है, इसमें से 2 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है, 7 मार्कर में भी बन सकता है, 10 मार्कर में भी बन सकता है। तो हमको इस हिसाब से पढ़ना होगा कि हम उस चीज को हर तरीके के सेगमेंट में कर सकें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि यार फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको कौन बनाता होगा, ये कैसे बनती होगी, ये तमाम चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में इस टाइप से क्वेश्चन वो होने चाहिए कि जैसे हम अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यार फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मतलब होती क्या फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हु मेड इट, इसे कौन बनाता है। इसके बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर इसके अंदर मतलब ये इसके इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ये वेरियस चीजें हम इसमें कवर करते हैं। तो अगर एक लेमैन टर्म में आपको मैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझाऊं अगर, तो आप पाएंगे कि फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रोल और गाइड करने के लिए यूज करती है। इसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के जरिए इकोनॉमी पर असर डालती है। इसका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, रोजगार पैदा करना और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाना। ठीक, क्या क्या बोल दिया, इसका क्या क्या मतलब पर्पस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, फिर जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, फिर जॉब जनरेशन करना, इसके अन्यत्र इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फेयर करना, इक्वल करना, ये सब इसके पर्पस में शामिल होता है। साथ ही साथ इंडिया में जो जैसे हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी का निर्माता कौन है, जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माता बोलते हैं कि आरबीआई है, जैसे फिस्कल पॉलिसी का निर्माता कौन है, तो फिस्कल पॉलिसी का निर्माता गवर्नमेंट है, जो आपको यूनियन बजट के रूप में झलकता होगा। तो ये तमाम चीजें हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। हिंदी में इसी को राजकोषीय नीति कहते हैं, राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे हम इसको पूरा समझने नहीं बैठे, मैं आपको कट टू कट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बस इतनी चीजें। तो आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात जो फिस्कल पॉलिसी है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी राजस्व संग्रह, जिसमें गैर मतलब कर हो गया, गैर कर हो गया, और व्यय का उपयोग शामिल है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि उसे आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए कितना पैसा, मतलब कितना धन जो है उस व्यय करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितना राजस्व अर्जित करना चाहिए। तो कुल जमा आप यहाँ पे एक चीज समझ पाएंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट यूज करती है, मतलब फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि देश में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों को मेंटेन करने के लिए सरकार जो टैक्सेशन,
पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, बोरोविंग, ये वाला जो काम करती है, इसी काम को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि देश में खर्चा कैसे चलेगा, मतलब कि हम इनकम कहाँ से लेंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे, ये चीजें हम कैसे करेंगे। तो अगर हमें इनकम जनरेट करनी है तो इनकम जनरेट करने की क्या चीजें हैं, या तो भाई टैक्स लगाओ वहां से आएगा, या तो कोई चीज बेचो वहां से आएगा। ठीक है, बेच कह सकते हो, कोई न्यू चीज बना के बेच सकते हो, किसी पुरानी चीज को बेच सकते हो, तो यहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर से पैसा आएगा। कैसे एक्सपेंडिचर से पैसा आएगा, आप सड़कें बनाएंगे, ठीक है, उसमें चीजें चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, जो भी कुछ होगा आपको पैसा आएगा। जॉब जनरेशन होगा और लोग खर्च करेंगे तो पैसा आएगा। इसके अलावा बोरोविंग, तो जैसे डेप्ट, नॉन डेप्ट, इस टाइप की बोरोविंग करेंगे। जैसे डेप्ट कर लिया आपने तो इंटरनेशनल डेप्ट कर लिया और इंटरनल डेप्ट कर लिया, इस तरह आईएमएफ से कर्जा ले लिया या आरबीआई से कर्जा ले लिया। तो ये इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आपको मैं यहाँ पे ये समझाऊं कि फिस्कल पॉलिसी जो होता है, आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि वह मार्गदर्शक शक्ति जो सरकार को यह निर्धारित करने में मदद की यह निर्धारित करने में मदद करती है कि उसे आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कितना पैसा या धन व्यय करना चाहिए, एंड इकोनॉमी को चलाने हेतु कितना धन अर्जित करना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं हम फिजिकल पॉलिसी में पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हु मेड फिजिकल पॉलिसी। तो आप पाएंगे कि फिजिकल पॉलिसी भाई साहब कौन बनाता है। तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, वैसे फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कंसिडरेशन कोऑर्डिनेशन विद द प्लानिंग कमीशन, जो कि है नहीं, नीति आयोग, एंड द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो कुल जमा कहने का मतलब ये है, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बस खत्म बात। फिजिकल पॉलिसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स बाय a British economist during the Great Depression 1930s, emphasizing government intervention to stabilize the economy। कुल जमा मतलब यह है कि जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, जो इन्होंने मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं, जैसे कि कम्युनिज्म का कार्ल मार्क्स हो गया और आपका कैपिटलिज्म का एडम स्मिथ हो गया, ऐसे ही जॉन मेनार्ड कीन्स को मिक्स्ड इकोनॉमी का जनक माना जाता है, जिनका ये कहना है कि भाई इकोनॉमी में थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी होना चाहिए और सोशलिज्म, कम्युनिज्म ये भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने ये फिजिकल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है भाई फिजिकल पॉलिसी के। तो ऑब्जेक्टिव ये है, जस्ट अ मोमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देश को पीछे लेके जाना, ठीक है, इकोनॉमी को गड्ढे में डाल देना, जॉब जनरेट नहीं करना, और भ्रष्टाचार करना, और इन्फ्लेशन को बढ़ा देना, और इकोनॉमी को डेवलप भी नहीं करना, ग्रो भी नहीं करना, ये होगा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऑब्वियस बात है, फिजिकल पॉलिसी बन रही है, उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा ही होगा। तो जो अच्छा अच्छा होगा अपने दिमाग में खुद से आप पहले दौड़ाओ कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, अच्छा अच्छा क्या हो सकता है। तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब फोकस, ये सब इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चनों में ज्यादा फोकस करता है एमपीबीएससी। और आप जो लेहमैन टर्म वाले हैं उनको जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह नहीं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करेंगे
तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी, ठीक है। फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय रेगुलेटिंग डिमांड। तो ये क्या बोल रहा है, इसके मतलब इसका अगर ऑब्जेक्टिव आप देखने जाएं तो पहला क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने की बात कर रही है, ठीक है। दूसरा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है कि हम जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी जॉब है, ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है जॉब है, उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। फिर अगला इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि जो इनकम है और वेल्थ है भाई उसका बराबर क्या हो, वितरण हो, ऐसा नहीं हो कि एक के पास इतना है एक के पास इतना है। फिर मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, मतलब भाई ऐसा नहीं हो कि फिस्कल डेफिसिट अभी 4.4% है जैसा आप जान रहे होंगे, अब ऐसा ना हो जाए कि ये 14% हो जाए या 21% हो जाएगा, तो इतना इसको मतलब इसको तो हम कम ही करने में लगे हुए हैं। फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, इस पे इंकरेज करता है ताकि जॉब जनरेशन ज़्यादा हो। प्रमोट सोशल वेलफेयर थ्रू सब्सिडाइज एंड पब्लिक सर्विसेज, ओके। फिर स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम एंड वेल्थ का, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तत्पश्चात आपको ये देखना है कि सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखें कि फिजिकल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस तो अच्छा ही अच्छा होता होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो देखते हैं, एक सेकंड बा, हाँ। सपोर्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है को सपोर्ट करता है ये, और इन्फ्लेशन एंड रिसेशन को जो है क्या करता है, मैनेज करता है। अच्छा, फिर मोबिलाइजेस रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम। तो जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज करता है किस ओर, उनको मोबिलाइज करता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर, ठीक है। कि भाई जो डेवलपमेंट है उस तरफ ले जाओ, मतलब उधर क्या होगा, उससे जॉब जनरेशन भी अच्छा खासा वाला होगा और दूसरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। देखिए एक बार और नजर दौड़ाते हैं कि क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है बाय मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। तो इन्फ्लेशन को और रिसेशन को मैनेज करके सपोर्ट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, फिर मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम। तो जो रिसोर्स हैं उनको आप किस ओर ले जाओ, डेवलपमेंट की ओर ले जाओ और वेलफेयर प्रोग्राम्स की ओर ले जाओ, ये इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। फिर इनकरेज करता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इन इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स के थ्रू क्या करता है कि ये बोलता है कि भाई आप जो मैनेजमेंट है, मतलब जो ये मनी का मैनेजमेंट है, इसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो कि आप जो इन्वेस्टमेंट है और जो सेविंग्स है उसको इंक्रीज करके, फिर रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को वाया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो टैक्सेशन लगाना है, ज्यादा कमा रहा है ज्यादा टैक्स लगाओ, ठीक है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, रोड रेलवे हाईवे, ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल्स, इन सब में पैसा खर्च करना है। इंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस, प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक बैलेंस। तो इस तरीके की इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी भी इस तरीके की बने इसके साथ साथ में, ताकि फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छा मेल जोल रहे, तो जो इकोनॉमिक बैलेंस है ओवरऑल बना रहे। तो आप समझ रहे होंगे कि ये इसका जो हमने देखा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं आपको एक खाली पन्ना में ले लूंगा उसमें, तो देखिए अगर हम इसमें नजर डालें कि भाई इसका जो हमने देखा, अभी हमने जो इम्पोर्टेंस देखा, तो अगर मैं आपको लेह में आसानी भाषा में समझा दूं, इसका क्या होगा, आय और धन के फैलाव में असंतुलन को कम करना है। तो कुल जमा यह है कि आय की जो असमानता है उसको कम करने में इसका महत्व है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कैपिटल
जो आपका कैपिटल जो निर्माण है उसको बढ़ावा देने की बात करता है ये। इसके अलावा निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त स्पेस भी देता है। इसके अलावा बचत दर को बढ़ाने में सहायक है ये, ठीक है। और इसके जो हमने इधर देखा था, आप समझिए इसको कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। रिसेशन आप समझते होंगे कि भाई इन्फ्लेशन के बाद का दौर जो आ जाता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। फिर मोबिलाइजेस रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा इनकरेजेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इंसेंटिव्स, ये करना है। फिर रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को वाया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ऐसा टैक्सेशन लगाना है जो कि इनइक्वालिटी को प्रमोट ना करे। इसके बाद इम्प्रूव करना है एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इंश्योर करना है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस, फिर प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फिर कॉम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक बैलेंस। तो आप समझ जाइए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने की बात, मतलब इसका जो महत्व है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में है। रिसोर्स को मोबिलाइज करने में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स की ओर, ये इसमें इसका इंपॉर्टेंस है। सेविंग्स की ओर इनकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट की ओर इनकरेज करता है, इस ओर इसका इंपॉर्टेंस है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, ताकि किस प्रकार से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा करके। फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाने की बात करता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स की बात करता है। तो इन सब चीज़ों में आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ओके। सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे। अब टाइप देखेंगे अगर आप फिजिकल पॉलिसी के, तो पहला टाइप आपको मिल जाएगा एक्सपांसनरी, ठीक है। एक्सपांसनरी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि विस्तारित फिजिकल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब ये होता है कि संकुचन कारी या संकुचित राजकोषीय नीति। तो एक्सपांशनरी मतलब फैलाना, विस्तार करना, इसका मतलब आप शब्दों से ही लगा लीजिए कि यूज्ड ड्यूरिंग रिसेशन और स्लो डाउन, कि मतलब इस पॉलिसी में क्या करते हैं। अच्छा, इसमें एक और इसमें मतलब हमने क्या देखा, एक देखा एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक देखा हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, और एक होता है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एक्सपांशनरी वाली विस्तारित वाली है उसमें गवर्नमेंट इंक्रीज करती है स्पेंडिंग और रिड्यूस करती है टैक्स लेवल। क्या बोला मैंने, टैक्स रिड्यूस कर दी और इंक्रीज कर दी स्पेंडिंग। ओके। मतलब जैसे अभी इस बार का देखो आप बजट, आप देखोगे कि स्लैब जो है उसमें 30 लाख के ऊपर तक ले गए, 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, अगर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगना है, ठीक है। तो और स्लैब भी उसमें स्लैब भी घटाई हैं। तो आप देखेंगे टैक्सेस रिड्यूस करें और इन, तो ये और स्पेंडिंग जो है इंक्रीज करें, तो एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी चली है, ठीक है। इसका एम क्या, डिमांड बूस्ट करना। तो आप देखिए कि अभी इस साल की नवरात्रि जो अपना धनतेरस था, तो आप देखिए उसमें रिकॉर्ड है कि एक दिन में 1 लाख कार सोल्ड आउट हुई है। ओके। तो ये डिमांड बूस्ट हुई, जीएसटी भी, जीएसटी की पिछले अब कार को 28 से 18% में आ गया, बाइक का 28 से 18% में आ गया, तो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई। जॉब्स क्रिएशन, ग्रोथ को प्रमोट करना, तो ये एक्सपांशनरी ही चल रहा था जो आपने देखा होगा अभी। फॉर एग्जाम्पल हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, टैक्स कट, सब्सिडीज, तो ये एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी में होता है। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग जो है, खर्चे जो है उसको इंक्रीज कर देती है और जो टैक्स लेवल है उसको डिक्रीज कर देती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है। फिर उसके बाद ये किस लिए किया जाता है, डिमांड बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, मार्केट में जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है, ठीक है, रोड बनेगी तो जॉब मिलेगी, एक्सेट्रा, ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में अगर आएंगे, तो आप देखेंगे उसमें कि जो उसमें हो रहा था एक्सपांशनरी में उसका उल्टा कर दीजिए, कि इसमें क्या कर रहे हैं, टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो इसमें टैक्स को इंक्रीज करेंगे, ये देखिए। फिर इसमें एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे एक्सपेंडिचर को और इंक्रीज करेंगे टैक्स को। फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज प्राइस करेंगे, कटिंग सब्सिडीज, रेजिंग इनकम टैक्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। एंड बिटवीन दैट न्यूट्रलाइज या न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी होता है। एंड व्हाट डज इट मीन, यू नो, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है एक्सपांशनरी वाले में। आपको यहाँ पे मैं कटिंग एज कुछ दे देता हूँ।
तो अब एक्सपांशनरी जो फिस्कल पॉलिसी है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है अपन को? इसमें ये होगा कि आप जो है टैक्स, इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। इसमें क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। जो डिमांड है, इसको यहाँ पे बूस्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है इसका, हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और इसमें है रिड्यूसिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये दो हो गए फिस्कल पॉलिसी। अब अगला हमने देखना है कि टूल्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के। तो आप पाएंगे कि टूल्स हैं बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक बोरोविंग पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी। तो जब हम बजट पढ़ चुके हैं, आपको बता दूं तो जब बजट हम पढ़ चुके हैं उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक्सपेंडिचर वाला सीन है, जो बोरोइंग वाला सीन है, टैक्सेशन वाला सीन है, वो सब मैंने आपको समझा है। फिर भी यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से फिस्कल पॉलिसी समझाना है, इसलिए उसको मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और आपको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, हम बजट वाला, जो बजट वाला टॉपिक है ये हम देख रहे हैं, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब उसी के बजट वाले टॉपिक में ही इतने सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो एक रेवेन्यू पार्ट होता है, एक कैपिटल पार्ट होता है। रेवेन्यू पार्ट में एक इनकम पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर पार्ट होता है। कैपिटल में भी सेम इनकम पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, ठीक है। तत्पश्चात अब देखिए कि जो रेवेन्यू पार्ट होता है उसमें इनकम पार्ट जो होता है उसमें एक इनकम होगी टैक्स से। एक सेकेंड। तो एक इनकम होगी रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद अब देखिए एक इनकम होगी किससे? टैक्स से। एक इनकम होगी नॉन टैक्स से। तो टैक्स इनकम होगी वो होगी डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से, और जो नॉन टैक्स से होगी वो होगी प्रॉफिट से, डिविडेंड से, ईयर बुक से, ट्रेन टिकट से, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन, सब्सिडीज, पेंशन, यहाँ पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये बजट में तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे ऊपर ऊपर बढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मत बोलिएगा कि अरे छू के निकल गया। नहीं, यॉर्कर नहीं दे रहा हूँ भाई। पीछे पिछले एक वीडियो दे चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बस मैं औपचारिकता पूरी कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। तो ये जो इनकम टैक्स, सॉरी, ये जो इनकम वाला पोर्शन है, ये इनकम वाला जो पोर्शन है, तो इसी में ही आपका टैक्स नॉन टैक्स वाला हो गया। तो टैक्स वाले में अच्छा टैक्सेशन वाला आएंगे उसको देख लेंगे। फिर एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन ये हो गया। तो इसमें जो हमने लोन लिए रखा था उसका क्या करेंगे? इंटरेस्ट जमा करेंगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सब्सिडी वगैरह जो है वो भी इसी में चली जाएगी, पेंशन चली जाएगी, वेतन चले जाएंगे इसी में, ठीक है। फिर सेम इट इज ऐसा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में होगा। तो ये बजट के दो पार्ट है ना, एक पार्ट है आपका रेवेन्यू, एक पार्ट है कैपिटल। फिर कैपिटल के इनकम वाले पोर्शन में डेट और नॉन डेट, ठीक है। अच्छा, डेट वाले पोर्शन में आपका इंटरनल एक्सटर्नल डेट। अच्छा, इंटरनल डेट आपने आरबीआई से ले लिया, एक्सटर्नल डेट आपने आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एडीबी से ले लिया, आसियान से ले लिया, यहाँ वहां से ले लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक से ले लिया। अच्छा, अब जो ये नॉन डेप्ट का पोर्शन है इसमें क्या पढ़ना है? इसमें डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवर्ड। तो डिसइन्वेस्टमेंट आपको बता चुका था कि जैसे मान लो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसमें 92% हिस्सेदारी है सरकार की, सरकार इसकी 20% हिस्सेदारी बेच दे तो जो पैसा आएगा या जो प्रक्रिया होगी उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर लोन रिकवर्ड, यहाँ पे आप देखिए कि जो लोन दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, वो जब रिकवर हो जाएगा तो लोन रिकवर हो गया पूरा, क्या आ गया आपके पास? प्रिंसिपल वापस आ गया। इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट आएगा, जो उसका इंटरेस्ट आएगा जो आपने लोन दिया है तो वो तो इसमें जाएगा, ठीक है, नॉन टैक्स वाले पोर्शन में, रेवेन्यू इनकम में। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर देखिए, तो आपने किसी राज्य को लोन दिया, किसी देश को लोन दिया, जैसे नेपाल वगैरह को, हाईवे बनवाए, मशीनरी लगवाई, तो ऑल दीज थिंग्स इन, मतलब आती हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब अगर हम देखें
तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में हम देखें, जो अगला टूल्स था उसका, तो आप पाएंगे उसमें कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये रिफर्स करता है स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इट रिफर्स टू द स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब जो सरकारी प्राधिकरण या सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, उस खर्चे को पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय। ठीक है, इसमें क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, विकासशील गतिविधियों पे जो खर्चा होता है वो इसमें शामिल होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, अवसंरचना में रेल, सड़क, वायु, दूरसंचार, जल, एटसेट्रा सब आ जाता है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडीज। ठीक, ये सब चीजें हो गई। फिर एम्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स। ठीक है, हेल्प्स इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। अब आप देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के अगर टाइप देखें तो हमने पीछे तो थोड़ा बहुत देख लिया था, पर यहाँ भी देख लीजिए। देखिए, टूल्स बता रहा था मैं आपको ना, तो पहला टूल्स फिस्कल पॉलिसी का था बजट, दूसरा टूल्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सब बजट के ही सब पार्ट हैं, लेकिन इसको यहाँ पे अलग अलग करके बताया जा रहा है। तो पहला टूल्स बजट पढ़ लिया, जो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया था। दूसरा टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आप ये देखिए। इसके टाइप होते हैं, तो एक होता है डेवलपमेंटल, एक होता है नॉन डेवलपमेंटल, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पेंडिंग जो हम विकासशील कार्यों के लिए खर्च कर रहे हैं। ठीक, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा, इसको प्रमोट कर रहा है। जो नॉन डेवलपमेंट, स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा, मेंटेनिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। ठीक, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि पेंशन में, सैलरी में, सब्सिडी में, इन चीजों में जो सरकार खर्चा कर रही है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रोड, रेल, ब्रिज एटसेट्रा, इन सब चीजों पे जो खर्चा हो रहा है, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो ऐसे 3 से 4 प्रकार होते हैं। आप मोटा माटी का डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल याद रखते हैं तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, उससे क्या फायदा होगा? स्कूल, कॉलेजेस, रोड, रेल, ब्रिजेस जितने ज्यादा होंगे, तो आने जाने के परिवहन के साधन रहेंगे, लॉजिस्टिक्स का अच्छा सपोर्ट होगा, तो लॉजिस्टिक्स को अच्छा सपोर्ट होगा तो किसी भी गुड्स की कॉस्ट घटेगी। कॉस्ट घटेगी तो जितना ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को फायदा होगा, तो उतना ही ज्यादा डिमांड जनरेशन होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होगा। ठीक है, इसके अलावा सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, तो सामाजिक कल्याण और जो समता है ये प्राप्त होगा। पब्लिक गुड्स एंड एसेंशियल सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जा सकेंगी, और इनकम एंड रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं वो खत्म होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप पाएंगे कि मतलब इनकम एंड रीजनल इनक्वालिटी जो है रिड्यूस होगी। क्या क्रिएट करना है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लॉ, ऑर्डर, डिफेंस ये सब मेंटेन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स ये सब चीज डेवलप होंगी। टू स्टेबलाइज इकोनॉमी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और रिसेशन, ये कर पाएगा ये। ठीक, तो हमें क्या ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा पब्लिक। तो अब आप समझ जाइए ना, खुद समझिए। सरकार खर्च करेगी, सरकार व्यय करेगी तो कितना फायदा होगा। ठीक है, एक तो सबसे पहला फायदा तो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी आएगी, पब्लिक गुड्स एंड एसेंशियल सर्विसेज आएंगी, इनकम एंड रीजनल इनक्वालिटीज रिड्यूस होगी। ठीक, क्योंकि अगर प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। लॉ, ऑर्डर, डिफेंस ये सब मेंटेन रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स जो है ये डेवलप होगा। एंड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और रिसेशन, ये फायदा मिलेगा। ठीक, आई होप सो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब समझ चुके होंगे। अगर आप वो समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चैलेंजेस क्या होते हैं?
आप देखते होंगे कि सरकार के पास एक्सपेंडिचर के लिए आय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला गया कहाँ? पेंशन देने में चला गया, सैलरी देने में चला गया, सब्सिडी देने में चला गया। सब्सिडी में आपको डिफेंस पे हो गया, राशन में हो गया, फर्टिलाइजर में हो गया, मतलब फूड वगैरह में इतनी सारी सब्सिडीज हो गई, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैपिटल के लिए मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे ये जो फ्रीबीज स्कीम्स होती हैं जैसे, ठीक है, तो उसकी वजह से फोकट का कितना पैसा, ये लाडली बहना, लाडली, ये महतारी वंदना योजना, लाडली बहना योजना, फलाना ढिमकाना योजना जितनी चलती हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब योजनाओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अपन समझेंगे योजना है, लेकिन जो फ्री बेज होती है उनकी वजह से नुकसान होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड्स, तो जो जो बचा कुछ मिला उसका भी करप्शन हो गया। राइजिंग फिजिकल डेफिसिट ड्यू टू एक्सेसिव स्पेंडिंग, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बोरोइंग करोगे, बोरोइंग करोगे तो आपके कर्जा बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेंगे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्पेंडिंग डिसीजन, ओके। लो रिटर्न्स ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आया आपने उसको शेयर मार्केट में लगाया, 4% 6% का ढंग का रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब आप अच्छी जगह पे लगा नहीं रहे हो, तो रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेट, जैसे आपने देखा होगा ना, अभी ईपीएफओ को फटकारा है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम उसको शेयर मार्केट में जाके लगाओ, तुम ये एफडी वेफडी कह करा रहे हो। फिर ग्रोइंग सब्सिडी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, सब्सिडी का बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट पे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हो गया, फिर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। फिर डेट सर्विसिंग प्रेशर, रिड्यूस फंड्स फॉर डेवलपमेंट, तो इसके अलावा इनएडुकेट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो इनएडुकेट मॉनिटरिंग, सही बात है, मतलब कि भाई प्रोजेक्ट 4 साल में बनना है तो 6 साल में बन के 10 साल में बन के कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो मॉनिटरिंग हो जाएगी। ओके, ये हमने यहाँ पे चैलेंजेस देखे एक्सपेंडिचर के। अब बोरोइंग की बात कर लेते हैं, तीसरा टूल्स इसका बोरोइंग है। तो बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, जैसे आप देखिए, आप कैसे कैसे उधार ले सकते हैं। आप ले सकते हैं उधार मित्र से, माता पिता से, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका से। जब ये सब खत्म हो गया तो अब बचा क्या, बैंक बचा। फिर ये भी सब खत्म हो गया तो कौन बचा, साहूकार आया। तो सरकार तो साहूकार से लोन लेने जा नहीं रही ना, तो सरकार को लोन लेना है, ये तो हम सब ये सब काम करते हैं। अच्छा, हम अगर सरकार से, हम सरकार को अपनी जगह रखें, तो ये वाला जो स्टेज है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरकार। मतलब इनसे हम लोन लेंगे तो हमको कोई चिंता नहीं है, ठीक। तो पब्लिक बोरोविंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट raises funds to meet its budget deficit when expenditure exceeds revenue. The government borrows money from various sources to finance डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेंटेन स्टेबिलिटी और मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। तो पब्लिक बोरोइंग का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स, फाइनेंस मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के लिए जो भी पैसे उधार में लेती है, ऋण लेती है, वो सब पब्लिक बोरोइंग कहलाता है। ओके, गवर्नमेंट फंड राइज करती है। अच्छा, किस टाइप से पब्लिक बोरोइंग होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। अच्छा, इंटरनल कैसे होती है, लोन्स दिए जाते हैं विद इन द कंट्री, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से बोल दिया। द पब्लिक थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, तो जैसे क्या होता है कि आरबीआई जो है, उससे सरकार बोलती है भैया हमको पैसा चाहिए, तो आरबीआई जो है क्या करेगा, 365 दिन के अंदर वाले टी बिल जारी करेगा, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये 9 दिन के, 21 दिन के और 180 दिन के, 364 दिन के, ऐसे टाइप से रहते हैं, तो ये सरकार को पैसा देते हैं यहाँ से। एक्सटर्नल बोरिंग, फॉरेन रिसोर्सेज से, तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, यहाँ से पैसे ले लिए, ठीक है, जैसे पाकिस्तान भिखारी आईएमएफ से लेता रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक बोरोइंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए, जो आपने क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो पैसा खर्च कर दिया आपने, पेंशन दे दी, सैलरी खूब सारी दे दी, ठीक है, उसके अलावा जो
प्रीवीज स्कीम बनी हुई है, उसमें जो आपका ठूस ठूस के पैसे चला गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ हो ही नहीं पाया, तो जो गैप आ गया रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में, इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में, उस चीज की वजह से क्या हो गया, हालत खराब हो गई। तो अब ये समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव जो है इसका तो यही है कि जो बजट डेफिसिट है ना उसको मीट करना है। फिर टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे भी खर्च किए जाएं। भाई हम बोरोइंग लेंगे, जैसे हमने आईएमएफ से ना लेकर के चलिए वर्ल्ड बैंक से लिया, तो वर्ल्ड बैंक से लिया तो जैसे आप देखेंगे नेशनल वाटरवे वन बन रहा है, या आप देखेंगे कि जो पीएम पोषण योजना है, इसके अलावा आप देखेंगे कि नीति आयोग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सब में आप देखेंगे कि जैसे जल जीवन मिशन है, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत बड़ा रोल है किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो ये बोरोइंग करके हम एक्सपेंडिचर ही करते हैं, तो इन क्षेत्रों पर एक्सपेंडिचर होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इससे बढ़ती है, इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स और इमरजेंसी जो है वो मैनेज हो जाती है। फिर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन थ्रू फिस्कल एडजस्टमेंट, तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो है वो मेंटेन हो जाती है। फिर टू मेंटेन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट रेजिंग इमीडिएट टैक्सेस, तो मेंटेन होता है क्या, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट रेजिंग इमीडिएट टैक्सेस, तो हम टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ता। जैसे इंसान को पैसा जुटाना है ना सरकार को, सरकार उसके लिए क्या करे, पैसे जुटा ले, तो पैसे जुटाए कहाँ से, बोले टैक्स बढ़ा देते हैं हम, 10% लग रहा है 20% लगेगा। तो लाफर कर क्या बोलता है भाई कि आप जितना ज्यादा टैक्स की दर बढ़ाएंगे, टैक्स का रेवेन्यू उतना कलेक्शन उतना कम हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए इसलिए बोरोइंग लेते हैं। फिर टू क्रिएट कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए भी जो है बोरोइंग ली जाती है, उद्देश्य रहता है। अब अगला होता है क्या, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन सिंपल सा मतलब ये है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकार कलेक्ट करती है मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस थ्रू टैक्सेस टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रमोट डेवलपमेंट, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इंश्योर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो टैक्सेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकार पैसे कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तियों से और बिजनेस से, ठीक, थ्रू टैक्सेस टू फंड, मतलब टैक्सेस के थ्रू करती है। मतलब टैक्सेशन तो प्रोसेस हुआ जिसके माध्यम से सरकार पैसे कलेक्ट करती है, किससे करती है, इससे करती है और इससे करती है। किस तरीके से, टैक्सेस के थ्रू से। टू फंड, क्या फंड करने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रमोट डेवलपमेंट, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इंश्योर इक्विटेबल विद इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टैक्स मतलब टैक्स लगाना बस। अच्छा, प्रिंसिपल होते हैं कुछ टैक्स के, तो एडम स्मिथ कैनन से अगर हम देखें तो एडम एडम स्मिथ भाई जो थे, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनक है, उन्होंने टैक्सेशन के प्रिंसिपल दिए थे कि इक्विटी और एबिलिटी टू पे, मतलब कि टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन पर्संस इनकम एंड कैपेसिटी। ओके, वही लाफर कर वाला सीन है कि भाई मतलब अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो उस पे 1 रुपए 2 रुपए इतना टैक्स लगाओ कि उस पे इतना ज्यादा भार नहीं है। तो टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन पर्संस इनकम एंड कैपेसिटी। ओके, अच्छा, 100 रुपए वाले पे 10 रुपए का टैक्स ना लगा दो, और 1 लाख वाले पे 1 रुपए का टैक्स ना लगा दो, ठीक है। 1 लाख रुपए वाले से 100 रुपए लो, 100 रुपए वाले से भाई 10 रुपए, 5 रुपए इतना टैक्स लो। ओके, फिर सर्टेनिटी, द अमाउंट, रेट, टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी क्लियर टू टैक्स पेयर। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि जो आईटीआर भरने की डेट पड़ती है या बोली जाती है, तो एक मतलब क्या है, एक सर्टेनिटी कि भाई एक हर साल भरना है, ठीक है। अब वो एक कूलिंग पीरियड हो सकता है 2 से 3 महीने का, कि इस बीच में आप भर दो, इतना एक फ्लक्चुएशन चल जाएगा। एक सर्टेनिटी, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आप आईटीआर भरना, मतलब 4 साल बाद टैक्स लेंगे, ऐसा वैसा, एक सर्टेनिटी होती है। अमाउंट फिक्स है कि भाई 12 लाख तक वालों को टैक्स नहीं लगेगा, ये फिक्स है अमाउंट, ठीक है। 12,90,000 है आपका, तो आप पे टैक्स लगेगा, फिक्स है अमाउंट, ठीक है। आपकी 1 लाख रुपए इनकम, आप पे टैक्स नहीं लगेगा, खत्म बात। अच्छा, रेट फिक्स है कि आपकी अगर 16 लाख इनकम है तो आप 15% वाली स्लैब में आ रहे हो, फिक्स है चीज। टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स है। ओके, फिर कन्वीनियंस, टैक्स कलेक्शन शुड बी सिंपल एंड कन्वीनियंट। क्या ऐसा होता है कि आपको इनकम टैक्स भरने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता है? नहीं होता है ऐसा। तो इस तरीके से कन्वीनियंस होना चाहिए। इकोनॉमी, द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमल। ओके,
टैक्स, कॉस्ट ऑफ टैक्स, जैसे कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसको समझिए इकोनॉमी। जैसे देखिए, आपको 100 रुपए की टी शर्ट मिल रही है, कहाँ मिल रही है? मिंत्रा में। फिर इसके बाद आपको 120 रुपए की टी शर्ट मिल रही है, आपको कहाँ पे? ऑफलाइन मिल रही है, ठीक है। ऑफलाइन मिल रही है 120 रुपए की टी शर्ट। अब आप ने मिंत्रा से ऑर्डर किया, कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आप इससे ऑर्डर करेंगे या इससे ऑर्डर करेंगे? 120 रुपए की ऑफलाइन वाली। अच्छा, आप घर से जाएंगे, आपको यहाँ तक जाने में पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 15 रुपए का पेट्रोल लगा, तो ये कितने की हो गई? 135 रुपए की हो गई। ये अभी भी 100 रुपए की आपके घर में आके पहुंचाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो वही बोल रहा हूँ कि जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, उसको खरीदने में जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। इस चीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो भाई हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं 100 रुपए, और उस टैक्स कलेक्ट करने जाने के लिए लग गए 1,000 रुपए, ठीक है। या फिर जो हमने उसके लिए सिस्टम जमाया, सब कुछ जमाया, उसमें हमारे 9 की लकड़ी 90 खर्चा, ये नहीं होना है। प्रोडक्टिविटी, अ टैक्स सिस्टम शुड जनरेट एडुकेट रेवेन्यू, मतलब इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे भाई साहब, ठीक है। इलास्टिसिटी, टैक्स रेट्स should be adjustable with economic condition, okay. Simplicity, the system should be easy to understand and administer, ऐसा नहीं चाहिए भाई यार ये क्या लिखा है यार, ये 12 लाख 80 सी डी, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं, क्लियर होना चाहिए। 80 सी लिखा है, 80 डी लिखा है, कि भाई आप अगर होम लोन लेते हैं, फलाना ऐसा कैपिटल वाली चीजों का लोन लेते हैं, तो आपको 80 सी में 80 डी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपका जो ब्याज है वो, जो टैक्स होगा वो कम लगेगा। फिर उसके बाद सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इतने लाख वालों को नहीं लग रहा है, इतने वालों को लग रहा है, ये तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है एडम स्मिथ के कहने से हमने देखा कि भाई इक्विटी और एबिलिटी टू पे होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा पानी पी लूं। फिर हम देखते हैं कि जो फीचर्स होते हैं गुड टैक्सेशन सिस्टम के, वो क्या होते हैं। तो इक्विटेबल एंड फेयर होता है, वो शुड नॉट ओवर बर्डन एनी क्लास, मतलब किसी भी क्लास को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करता है। इकोनॉमिकल होता है, लो कलेक्शन कॉस्ट रखता है, वही पीछे जो था उसी को समराइज कर दिया। सर्टेन एंड सिंपल होता है, ओके, क्लियर रूल्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं होने वाली यहाँ पे, आप समझिए। आपके पास नोट्स तो होगी, बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मेरा टॉपिक इसलिए नहीं कि आप यहाँ से नोट्स बनाएं जाके वहां लिखें, यहाँ आप बिल्कुल यहाँ से नोट्स बनाना चाहे तो बना लें, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन, हाउ टू क्रैक द एग्जाम, इन चीजों के लिए। ओके, तो आप नोट्स बनाने आना बैठे, सिर्फ समझिए, वीडियो देखिए, आपका इतना में ही काम हो जाएगा। सर्टेन एंड सिंपल, कि भाई क्लियर रूल्स, इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शुड अडाप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक नीड्स, जैसे कि भाई डिमांड क्रिएट करनी है और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि एक्सपांशनरी आपको फिजिकल पॉलिसी लानी है, तो टैक्स रिड्यूस कर दो, टैक्स स्लैब रिड्यूस कर दो, परसेंटेज रिड्यूस कर दो, टैक्स रेट आपका अपने आप अमाउंट बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिव, शुड जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, ओके, डिस्करेजेस इवेजन, शुड मिनिमाइज टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, इनकरेजेस ग्रोथ, शुड नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, ओके। इस टाइप से फीचर्स होने चाहिए गुड टैक्सेशन सिस्टम के। मेथड्स क्या होती है? तो एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन, ओके। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब होता है सेम टैक्स रेट फॉर ऑल इनकम लेवल्स, ओके। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब होता है कि सेम टैक्स रेट फॉर ऑल इनकम लेवल, मतलब कि जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए भी 10%, और जो 10,000 कमा रहा है उसके लिए भी 10%, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा किस में चलता है? इनडायरेक्ट टैक्स में चलता है। जैसे देखिए, आपने एक क्या खरीदा? आपने खरीदा पार्ले जी का पैकेट खरीदा, ये आपको 5 रुपए का पड़ा, इसमें जितना भी टैक्स लगा होगा वो मान लीजिए इसमें इसमें लगा आपका 5% जीएसटी लगा, ओके। ये आपने खरीदा, आपने मतलब आप अंबानी हैं, आपने खरीदा। फिर उसके बाद इसको मैंने खरीदा, ठीक है, जो कि कंगाल है,
कहीं से 5 रुपए ले आया मैंने। तो भाई मैं जितना इसमें टैक्स पड़ रहा हूँ ना 5%, उतना ही अंबानी भाई पड़ रहा है। लेकिन मेरी वर्थ कितनी है? 0.0001 ट्रिपल 01 हजार करोड़ मेरी वेल्थ है, और इसकी कितनी है? 17 लाख करोड़ इसकी वेल्थ है। ठीक है, तो हम दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ये हुआ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। फिर प्रोग्रेसिव, हायर इनकम हायर टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो इंडिया में चलता है। रिग्रेसिव, लोअर इनकम ग्रुप पे हायर परसेंटेज। ऐसा आपको 1789 के आसपास और उसके और पहले आपको वहां मिलेगा फ्रांस में, कि भाई पादरी लोग तो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, चर्च वाले टैक्स नहीं दे रहे हैं, एलिट क्लास टैक्स नहीं दे रहा है, जो गरीब 10 रुपए कमाता है वो 100 रुपए टैक्स भर रहा है। ऐसा रिग्रेसिव। डिग्रेसिव मतलब टैक्स रेट इंक्रीज इनिशियली देन स्टेबलाइज, मतलब पहले धीरे धीरे टैक्स स्लैब बढ़ेगी, फिर स्टेबल हो जाएगी। तो इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर टैक्सेस के टाइप होते हैं कुछ। तो क्या टाइप होते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई मेरे बदले तुम भर देना। होटल हो गया, होटल वाला सर्विस टैक्स भरता है, वो आपसे पेमेंट लेता है। ठीक है, सरकार को ये देता है, लेकिन भरवाता ही आपसे। मतलब ये शिफ्ट हो सकता है इसका बर्डन, इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का नहीं हो सकता। डायरेक्ट मतलब यू एंड मी, मतलब अब मैं सरकार को दे रहा हूँ, बात खत्म। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, कैपिटल गेन्स टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, एक्साइज आता है, सर्विस टैक्स आता है। तो अगर मैं आपको इस साल का डेटा एक बताऊं, कि इस साल सरकार ने जो कलेक्शन किया, तो उस समय सरकार ने सबसे ज्यादा, अरे दैट इज व्हाई आई हेट यू, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से अर्निंग करा, फिर जीएसटी से अर्निंग करा। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से अर्निंग करा, फिर कस्टम से, फिर एक्साइज से। ठीक है, इस टाइप से एक दो क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो ये तमाम चीजें, अरे भाई साहब इतना आगे क्यों जा रहे हैं? तो ये हमने टाइप ऑफ टैक्सेस तक देखा, और टैक्सेशन के टाइप्स देख लिए, टैक्सेशन की मेथड देख ली। ठीक है, और बाकी जो बजट वाला वीडियो डाला है वो आप पूरा देख लेना, तो आपको पूरा क्लियर हो भी जाएगा। उसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, सब तमाम चीजें मैंने समझा रखी हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये पूरा टॉपिक था फिस्कल पॉलिसी वाला, तो एक बार मैं आपको एक नजर दौड़ा दूं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट, मतलब fiscal policy refers to the government's use of taxation, public expenditure, and borrowing to influence a nation's economic activities such as growth, employment, inflation, and economic income distribution। ठीक, मतलब एक मादा सा शक्ति है जो सरकार को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का समर्थन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना है, और इकोनॉमी को चलाने हेतु कितना धन अर्जित करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें बोला गया है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, प्रमोट सोशल वेलफेयर, स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ये सब चीजें। अच्छा, फिर क्या बोला इसने, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इंपॉर्टेंस ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज को, इनकरेज करता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को बाया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इंप्रूव करता है एम्प्लॉयमेंट को, इंश्योर करता है एफिशिएंट एलोकेशन को, सेल्फ रिलायंस प्रमोट करता है, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है, कॉम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी ये करता है। टाइप क्या होते हैं, एक्सपांशनरी और फिस और कंट्रैक्शनरी। टूल्स क्या है, बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोविंग, टैक्सेशन पॉलिसी। बजट में हमने क्या देखा? बजट में रेवेन्यू और कैपिटल पोर्शन देखा, रेवेन्यू में इनकम और एक्सपेंडिचर पोर्शन देखा। ठीक है, और ऐसे कैपिटल में इनकम एक्सपेंडिचर पोर्शन देखा, रेवेन्यू में इनकम में टैक्स नॉन टैक्स देखा। फिर हमने कैपिटल वाले पोर्शन में इनकम में डेट नॉन डेट देखा, डेट में इंटरनल एक्सटर्नल देखा, नॉन डेट में इन्वेस्टमेंट और लोन रिकवर देखा। फिर एक्सपेंडिचर पोर्शन देखा, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी फैलरी में जो हम खर्चा करते हैं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो डेवलपमेंट में करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसके 4 टाइप भी देखे, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, रेवेन्यू, कैपिटल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखे, सोशल वेलफेयर, इक्विटी, पब्लिक गुड्स, एसेंशियल सर्विसेज, ये सब चीज़ें देखा। फिर चैलेंजेस देखे क्या हैं, फिर पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी देखी क्या है, टाइप्स क्या होते हैं पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर हमने देखा कि टैक्सेशन देखा, टैक्सेशन क्या होता है, टैक्सेशन के प्रिंसिपल क्या है जो एडम स्मिथ ने दिए, फीचर्स क्या होते हैं, टैक्सेशन की मेथड क्या होती है, फिर टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम एफआरबी में पढ़ेंगे आराम से। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.